मेरे लिए एचआर बिजनेस पार्टनरिंग जो है वो दैट इज़ द अल्टीमेट। एचआर बिजनेस पार्टनरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो नया नहीं है। वी जनरली नो के ऑर्गेनाइजेशन इसलिए छोड़ते हैं कि या तो तनख्वाह अच्छी मिल जाती है या मेरा बॉस अच्छा नहीं है, बट पीपल डू लीव द ऑर्गेनाइजेशन इफ़ दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर करियर पास। हम बिजनेस पार्टनर क्यों कहते हैं? शुरू में जब ये टर्म आई थी तो समझते थे शायद कोई इक्विटी मिलने लगी है। मैंने अगर एक्सपेंशन करनी है तो अब सबसे पहले फाइनेंस को तो इन्वॉल्व किया जाता है, एचआर को बुलाया जाता है, भाई बंदे कहाँ से आएंगे। सो आपने बिल्कुल कहीं पे जाके परेशान नहीं होना, बिकॉज एचआर डिपार्टमेंट इज़ अ थैंकलेस डिपार्टमेंट। एचआर पीपल हैज़ टू बी वेरी गुड इन नंबर, उसके बगैर चल ही नहीं सकता। सो एचआर के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे आप, जिस तरह मैंने भी कहा कि आईआरबी में देख रहा हूँ, एम्प्लॉय रिलेशंस भी है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी है, एचआर डेवलपमेंट भी है। वन ऑफ दैट इज़ एचआर बिजनेस पार्टनरिंग। ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाके आ रही होती है। सो एचआर बिजनेस पार्टनरिंग इन सब के बाद क्यों आ रही है? या मैं इसको एक्चुअली इस तरह से पढ़ रहा हूँ। सो मेरे लिए एचआर बिजनेस पार्टनरिंग जो है वो दैट इज़ द अल्टीमेट। आप उस लेवल पे जाके पहुँच जाते हैं कि जाके मैं इनसे कोई बात कहूँगा ना तो ही विल से ओके यस कर लेते हैं। जब तक मैं इनके साथ अपना रिलेशनशिप वैसा डेवलप नहीं करूँगा, आई विल नॉट बी एबल टू सेल माई आइडियाज़। सो ये बाकी चीज़ें मैं साइड ऑन साइड कर रहा हूँगा, लेकिन एचआर बिजनेस पार्टनरिंग इज़ द क्रक्स ऑफ इट। सो इसकी ज़रूरत, हाँ जी। आज से कुछ साल पहले पीछे चले जाएं तो एचआर बिजनेस पार्टनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ एचआर ही था। तो आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में या उनके जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें एचआर बिजनेस पार्टनर ऐड करने से क्या चेंजेस हैं? ओके, मैं वही चीज़ कहने लगा था अभी। सो आज से कुछ साल आप पहले चले जाएं, सो एचआर मैनेजर होता था, आपको रिक्रूटमेंट नज़र आती थी, आपको ऑपरेशंस नज़र आते थे। एचआर बिजनेस पार्टनरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो नया नहीं है, इट्स क्वाइट एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। अगर आप में से किसी ने डेव उलरिच का नाम सुना हो, आई एम श्योर सुना होगा। डेव उलरिच का एक 3 लेग मॉडल है। आई वांटेड टू ऐड अ पिक्चर ऑफ दैट, बट वो बताने से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सो आप समझें कि एक बेंच है, एक राउंड बेंच है, इट हैज़ 3 लेग्स। सो डेव उलरिच ने आज से बहुत साल पहले एचआर का 3 लेग मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था। सो ऑर्गेनाइजेशंस ने उस मॉडल को उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो क्या किया कि एक लेग किसी ने पकड़ ली, एक लेग किसी ने पकड़ ली और उसी पे काम शुरू कर दिया। वो 3 लेग्स हैं क्या? सो नंबर 1 इज़ आपका वन ऑफ दैट इज़ एचआर बिजनेस पार्टनरशिप। सेकेंड वन इज़ सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड थर्ड जो है उसकी दैट इज़ टैलेंट एक्विजिशन, या आप उसे टैलेंट डेवलपमेंट कह सकते हैं। सो डेव उलरिच ने जब उस 3 लेग मॉडल को बनाया तो वो किसी सोच के गिर्द बनाया था। आपकी जो स्टार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टैलेंट एक्विजिशन से होता है या रिक्रूटमेंट से होता है। सो दैट इज़ द पॉइंट, यू क्रिएट अ कनेक्ट विद एनी एम्प्लॉई एंड टिल द टाइम वो सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज से गुजरता है, एचआर बिजनेस पार्टनरिंग इज़ द एंड ऑफ दैट। अब रिक्रूटमेंट को हमने टैलेंट एक्विजिशन कहना शुरू कर दिया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने टैलेंट सस्टेनेबिलिटी कहना शुरू कर दिया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको टैलेंट डेवलपमेंट ही कहना, वो एक्विजिशन ही नहीं कहते, वो उसको डेवलपमेंट ही कह देते हैं। ठीक है, टैलेंट हंटिंग भी कह सकते हैं। सो बहुत सारे मुख्तलिफ नाम हैं। अच्छा, ये सिर्फ नाम नहीं चेंज हुए। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जिन ऑर्गेनाइजेशन ने इनको ट्रूली इम्प्लीमेंट किया, ये सिर्फ नाम नहीं चेंज हुए। सो रिक्रूटमेंट क्या है? अगर आप पूछें कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में फ़र्क करना है, सो रिक्रूटमेंट इज़ फाइंडिंग रिसोर्सेज, गेटिंग देयर प्रोफाइल्स। सिलेक्शन इज़ उस 12 में से 6 बंदों को शॉर्टलिस्ट करके एक को आप हायर कर लें। बट टैलेंट एक्विजिशन इज़ टोटली डिफरेंट। टैलेंट एक्विजिशन टेक्स यू फ्रॉम द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब एट द राइट प्लेस। वो राइट कैंडिडेट हो सकता है, एचआर का बड़ा अच्छा कैंडिडेट है, जॉब भी बड़ी सही है, लेकिन आपने उठा के उसको एडमिन में डाल दिया। आपने एक सीए क्वालिफाइड को किसी ऐसे डिपार्टमेंट में डाल दिया है जहाँ पे उसकी एक्सपर्टीज़ ही नहीं हो सकती। सो टैलेंट एक्विजिशन इस पे फोकस करता है। सेकंड पोर्शन ऑफ दिस इज टैलेंट एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट का एक पूरा एक बलून है, वो आगे जाके आई बिलीव देयर इज़ अ स्लाइड इन इट। सो टैलेंट एक्विजिशन आज एक पूरा, अगर आप किसी फंक्शनल एचआर में देखें तो टैलेंट एक्विजिशन एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। उसके पास अब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, सो वहाँ पे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपका
आप फ्रेश हैं, 1 साल के हैं, सो आपसे वो सवालात नहीं किए जाएंगे जो इनसे किए जाएंगे। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड हायरिंग्स। हम पोजीशंस की कॉम्पिटेंसीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे स्टार्ट ऑफ द पॉइंट वेरी बेसिक आपकी कॉम्पिटेंसीज़ मैप की जा रही है फॉर द यूनिक पोजीशन। फॉर एग्जांपल एचआर के अंदर 4 पोजीशंस हैं, एक कॉम्पनसेशन की है, एक ट्रेनिंग की है, एक ऑपरेशंस की है, एक एचआरबीपी है। तो इन चारों की कॉम्पिटेंसीज़ डिफरेंट है। सो ऑपरेशंस वाले से वी मे नॉट एक्सपेक्ट कि वो आउटस्पोकन होगा, बल्कि हमें तो उसको चाहिए कि वो धीमे मिजाज का हो, क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर आना है हर वक्त, उससे सवाल करने हैं, उसके पास डाटा भी कॉन्फिडेंशियल होगा। बट जो एचआरबीपी है, जो ट्रेनिंग वाला है, वो उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। दैट पर्सन हैज़ टू बी आउटस्पोकन, दैट पर्सनस आउटलुक हैज़ टू बी टोटली डिफरेंट। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, अभी उसी से कनेक्ट करूँगा। सो दिस इज़ वन पार्ट। फिर अगर हम कोक, नेस्ले, फातिमा ग्रुप, यूनिलीवर, विलशायर, मिडास, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो दे हैव अ सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज़। अच्छा, वो सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या कर रहा है? वहाँ पे टैलेंट डेवलपमेंट, वहाँ पे कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, जिसको अब मज़ीद बेहतर करते करते जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट से रिवॉर्ड्स पे गई हैं, रिवॉर्ड से वो टोटल रिवॉर्ड्स पे चली गई हैं। दिस इज़ अनदर डिटेल्ड टॉपिक, आई बिलीव उसका कोर्स यहाँ पे मौजूद है। सो वो सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज़ वहाँ पे मैनेज कर रही होती हैं। यहाँ पे टैलेंट डेवलपमेंट के साथ साथ टैलेंट सस्टेनेबिलिटी पे फोकस है। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो इसको टैलेंट सस्टेनेबिलिटी ही बोलते हैं, बिकॉज वो टैलेंट को हायर करने से लेके टैलेंट के एंड लेवल तक उसके साथ चल रहे होते हैं। सो करियर पाथ, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ और मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में करियर पाथ नहीं पता, वी जनरली नो के ऑर्गेनाइजेशन इसलिए छोड़ते हैं कि या तो तनख्वाह अच्छी मिल जाती है या मेरा बॉस अच्छा नहीं है। बट पीपल डू लीव द ऑर्गेनाइजेशंस इफ़ दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर करियर पाथ्स। सो टैलेंट सस्टेनेबिलिटी इज़ मूविंग अलॉन्ग। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं नाम नहीं लूँगा, मैं अभी आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टैलेंट सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि वो पिछले 5 साल पहले उन्होंने जो प्रोग्राम लॉन्च किया था, आज जब वो उस मैच्योरिटी की स्टेज पे है, वो फर्दर ग्रूम हो रहा है, तो वही लोग जो nth लेवल पे थे आज उनके लीडर्स बनते जा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू ट्रांसफॉर्म योर टैलेंट एंड ओवरऑल कल्चर। इसके अंदर फिर कल्चर भी आ जाता है, आपकी एम्प्लॉय वेलबींग भी आ जाती है, वेलनेस भी आ जाती है। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज दैट गोज़ बियॉन्ड द टैलेंट पार्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो सारे काम हैं, टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट डेवलपमेंट, टैलेंट सस्टेनेबिलिटी, ये सारे काम अब करता है एचआर बिजनेस पार्टनर। इसकी पहले ज़रूरत इसलिए नहीं होती थी क्योंकि कभी भी किसी भी कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एज अ फंक्शन समझा ही नहीं। वो कहते थे कि ओके हायर कर लेंगे, फायर कर देंगे, किसी की छुट्टी काटनी है कर देंगे। सो कभी भी किसी ने इसको एज अ फंक्शन समझा ही नहीं। बट लेटली मेरे ख्याल से 2007 या 8 में जब ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ, सो HR केम टू सिट ऑन द टेबल विद द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको लाइव एग्जांपल दूं, सो आज मेरी कंपनी में जो ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं, मैं उसके अंदर इस हद तक इन्वॉल्व हूँ कि वो एम्प्लॉय उतना इन्वॉल्व नहीं है। वाई? अच्छा, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? सो ना सिर्फ मुझे बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग आ रही है, बल्कि उस एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस, जो बिज़नेस की उससे एक्सपेक्टेशंस है, वो भी मुझे बड़ी क्लियर हो रही है। सो जब तक एक HR बिज़नेस पार्टनर, हम बिज़नेस पार्टनर क्यों कहते हैं? शुरू में जब ये टर्म आई थी तो समझते थे शायद कोई इक्विटी मिलने लगी है, किसी अच्छा शायद को शेयर्स मिलते हैं, एंड पे कोई प्रॉफिट होता है। बट दैट इज़ अ लिमिटेड टर्म। प्रॉफिट मिल जाना फॉर अ शॉर्ट टर्म होगा, 6 महीने का, डिविडेंड मिल जाएंगे साल में के, दैट इज़ अ लिमिटेड टर्म। बिजनेस पार्टनर इज़ अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशन। वो महीने 2 में नहीं आता, वो 3 महीने में नहीं आता। इट टेक्स एजेस। आपको साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं टू बिकम अ ट्रू बिजनेस पार्टनर। तो जब हम बिज़नेस पार्टनर बोलते हैं तो बिज़नेस पार्टनर की जो ज़ुबान है वो वही ज़ुबान होती है जो बिज़नेस हेड्स बोल रहे होते हैं। वो उसको अपने साथ, अच्छा मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, हाँ, ऑब्जेक्टिव्स अलाइन हो जाते हैं,
और जो चीज़ वो करवाना चाहता है अपने तरीके से वो करवा रहा होता है उससे। सो बिज़नेस पार्टनर का मतलब जो वो एक्सपेक्टेशन अपने एंड पे डेवलप करता है वो बिज़नेस से इस तरह से अलाइन होती है कि वो जब एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पे गैप नहीं आता। सो दिस इज़ हाउ यू अलाइन योर बिज़नेस। फॉर एग्जांपल टू रिलेटेड, मैंने अगर एक्सपेंशन करनी है सो अब सबसे पहले फाइनेंस को तो इन्वॉल्व किया जाता है, एचआर को बुलाया जाता है कि भाई बंदे कहाँ से आएंगे, रिसोर्सेज कैसे अरेंज होंगे। अच्छा रिसोर्सेज अरेंज हो जाएंगे तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो एचआर के इनपुट के बगैर पूरा नहीं होता। सो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बीफ है, फैट है या नहीं है, वो एचआर को काम दिया। अच्छा ये आप ज़रा इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को असेस करें। सो इन माय प्रीवियस करियर ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को रिवाइव किया है बाय एडिंग अप रिसोर्सेज, बल्कि उनको शटर भी किया और कहा कि यार ये वाला रिसोर्स इधर तो फिट ही नहीं बैठ रहा, इसको उठा के आप उधर भेज दें। सो उसको स्ट्रीमलाइन भी किया। सो द करंट थिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू, सो जब हम अपनी जॉब्स में जाते हैं सो एचआर को क्यों बिज़नेस पार्टनर बनाया गया। सो जब हम अपनी जॉब में जाते हैं तो प्रोडक्शन वाले का टारगेट क्या है, प्रोडक्शन वाले का टारगेट ये है कि उसने एक दिन के अंदर 20,000 गारमेंट्स बना के साइड पर रख देने, ठीक है जी, या उसने 3,000 पेयर ऑफ शूज़ बना के साइड पर रख देने। उसको कंपनी के साथ कैसे अलाइन करना है, सो दैट पार्ट कम्स विद एचआर नाउ। सो द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बिजनेस हेड्स ऑफ द ओनर्स इज़ दैट कि जो मेरे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट कुड बी प्रॉफिटेबिलिटी, दैट कैन बी वॉल्यूम, दैट कैन बी ऑपरेशनल एक्सीलेंस, दैट कैन बी एम्प्लॉय सेफ्टी, उनको मैंने लिंक करना है कंपनी के जो मेरे फैक्ट्री मैनेजर्स हैं या मेरे प्लांट हेड्स हैं या मेरे प्रोडक्शन इंचार्जेस हैं, हुसोएवर, मैंने उनके साथ लिंक करना है। अब एक जेनेरिक टर्म से बात आती है कि यार कंपनी का टारगेट है कि आपने इस साल 11 मिलियन डॉलर बनाने, तो प्रोडक्शन वाला कहेगा कि मैंने तो प्रोडक्शन करनी है, सोर्सिंग वाला कहेगा मैं तो आपको सामान ला के दे दूँगा, प्लानिंग वाला कहेगा मैं इस सोर्सिंग को और प्रोडक्शन को जोड़ दूँगा। ये तो मार्केटिंग वालों ने बिज़नेस लेके आना है, बट दे डोंट नो कि वो जो 11 मिलियन उन्होंने बनाना है उसके अंदर प्रोडक्शन का कितना इम्पैक्ट है। सो नाउ देर का मैं एग्जांपल देता हूँ। सो प्रोडक्शन ने कैसे ला के देना है। सो मैं आज डिस्कस कर रहा था कि एक तरफ जितने भी सपोर्ट डिपार्टमेंट हैं दे आर नॉट अर्निंग हैंड ऑफ द कंपनी। एचआर इज़ नॉट एन अर्निंग हैंड, कमाऊ पुत नहीं कहते। सो सोर्सिंग इज़ नॉट एन अर्निंग हैंड, सप्लाई चेन इज़ नॉट एन अर्निंग हैंड, प्रोडक्शन टू समहाउ येस, क्योंकि वो प्रोडक्शन कहते हैं, सेल्स को कमाऊ पुत समझा जाता है। सो हम उसे कहते हैं कि यार आप प्राइस वो लेकर आओ कि वो इस लेवल की हो कि हमारे सारे ओवरहेड्स कवर हो जाएं। अब चैलेंज क्या आता है कि यहाँ से सप्लाई चेन के चैलेंजेस हैं बैकएंड पे, यहाँ से प्राइसेस बढ़ रही हैं, बट इस तरफ कस्टमर जो है वो ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज उसके एंड पे रिसेशन है। वो कह रहा है कि यार मेरा जो बंदा था ना वो $9 का जूता खरीदा, वो 9 का ही खरीद रहा है, बल्कि वो 9 भी नहीं लेने आ रहा, मुझे तो 9 के ऊपर सेल लगानी पड़ रही है, तो मैं तो इसको $8 का बेच रहा हूँ, तो मैं आपको मार्जिन नहीं बढ़ा सकता। एंड होगी स्टोरी। अब कमाबूतर ने क्या करना है, उसने ऑर्डर तो ला के देना है। सो दे विल ब्रिंग, लेट्स अज्यूम 1 लाख पेयर का ऑर्डर लेके वो आ गए। नाउ कम्स द रोल ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट। अब उनको ये रियलाइजेशन कैसे देनी है कि भाई आपको कैसे कनेक्ट करता है। सो क्वालिटी वाले से आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन, उन्होंने यार मैं कैसे कनेक्ट करूँ उसको। सो आई टोल्ड देम कि आपकी अगर रीवर्क्स और रिजेक्शन परसेंटेजेस कम होंगी तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बेहतर होगी। आपने 1 लाख जोड़ा बनाया, उसमें से अगर आपकी आज रिजेक्शन रेशो 5% है तो दिस मीन्स कंपनी को वो जोड़ा जो $9 का बेचना था वो शायद $5 का बेचना पड़ा, तो आप उस 5% को 2% पे लेकर आएंगे। दिस इज़ हाउ यू कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिटेबिलिटी। सप्लाई चेन वाले ने कहा कि जी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो महंगा ही इतना मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, आप महंगा लेकर आएँ, आप उसके साथ बल्क नेगोशिएशन इतनी अच्छी करें कि आपको जहाँ पे 100 लेट्स अज्यूम 100 आर्टिकल्स ख़रीदने पे आपको $2 छुटने थे, तो आप प्लानिंग और प्रोडक्शन के साथ नेगोशिएट करके 200 पेयर उठाएं और वो जो आपको 1% छोड़ रहा था उस पर आप 1.5% छुड़ा लें। 0.5% कह देना इज़ नॉर्मल, बट व्हेन यू टॉक अबाउट बल्क तो 0.5% गिव्स यू इमेंस सेविंग्स। ठीक हो गया जी। सो उसका भी प्रॉफिटेबिलिटी में काम आ गया। अब एचआर वाले कहा यार मैं कैसे प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करूँ। सो दिस इज़ हाउ वेयर वी हैव टू थिंक। सो
सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोनेंट इज़ एम्प्लॉय पेरोल. सो वी एज एन इंडिविजुअल, वी एज एन HR, हम हमेशा पैसे, हम ना कॉस्ट कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट है. अच्छा, मैंने खैर मुझे अभी ये बात याद आई लेकिन मैंने शुरू में बतानी थी ये. सो आपने बिल्कुल कहीं पे जाके परेशान नहीं होना, बिकॉज HR डिपार्टमेंट इज़ अ थैंकलेस डिपार्टमेंट. ठीक है. सो आपको बहुत कम थैंक यू सुनने को मिलेगा. सो कुछ भी नहीं होता. बट दिस शुड नॉट अंडरमाइन यू फ्रॉम परफॉर्मिंग. मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशंस कहाँ पे होंगे. ठीक है, आपका रिलेशनशिप कहाँ पे कनेक्ट होगा. सो HR वाला कहता है कि इस वक्त मेरी पेरोल की कॉस्ट 14% है. ठीक है. दिस कॉस्ट इज़ एडिंग अप टू द बॉटम लाइन. अब उस बॉटम लाइन को हिट करती है तो मेरा प्रॉफिट कम होता है. फिर अभी हमारी मिनिमम वेज आई है जो कि माशाल्लाह एक्सपोनेंशियल है, पिछले बहुत सारे सालों में ऐसे नहीं. सो वी करंटली, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, वी एक्चुअली रैन एन एक्सरसाइज एंड वी एक्चुअली केम टू द कंक्लूजन कि जो हम X अमाउंट दे रहे हैं, हम उसी X अमाउंट के अंदर रहते हुए लार्जर पॉपुलेशन को कैटर कर सकते हैं. सो वी आर री डूइंग द वर्किंग. अब हम वो कैसे कर रहे हैं, वो दैट इज़ समथिंग लिंक टू द कंपनी. सो वी आर जी पूछ लीजिएगा, ज़रूर पूछ लीजिएगा. सो वी आर री डूइंग आर वर्किंग. आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिमम वेज हमारी मोर और लेस 25% बढ़ी है. कुछ अगर हम स्किल्ड वेजेस में जाएं तो कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा रेज़ हुआ है, कहीं पे एग्जैक्ट 25% रेज़ हुआ है. सो आई नो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में विदिन 25% एडजस्टमेंट देने के बाद भी उसको इंश्योर कराया. तो ये HR की कंट्रीब्यूशन है. HR बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है कि मेरी ये आपकी 25% समझ लें कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बढ़ गई है. तो वो 25%, आप 25% कह देना बड़ा आसान होता है. इट्स नॉट 0.25, इट्स नॉट 25%. 100 के पीछे 25 रुपये. तो आपका कस्टमर आपको 25% नहीं प्राइस बढ़ा रहा, वो हार्डली 3-4%, ये 3-4% भी मैंने शायद ज़्यादा ही कह दिया, वो 1-1.5% में खेल रहा होता है. वो कहते हैं यार अच्छा मैं आपसे $8.5 गया था, आप ना इसको 8.9 सेंट्स कर लें. तो वहाँ पे गेम ये चल रही होती है. ऑल्दो यूरो इज़ इन ऑन द राइज, डॉलर इज़ ऑन द राइज, बट बैकएंड पे हमारा जो सप्लाई चेन है, जो मटेरियल है हमारा, वो भी बढ़ रहा है. सो दिस देयर कम्स द रोल ऑफ HR. 2 तरीक़ों से कर सकते हैं. नंबर 1, आप कॉस्ट इफेक्टिव इंक्रीमेंट मॉडल बनाएं. मुदस्सर कैन रिलेट टू इट. वी डिड इट इन वन ऑर्गेनाइजेशन, वी डिड इट टुगेदर. नंबर 2, आप हेड काउंट कंट्रोल करें. सो IE जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत रोल प्ले करता है. सो आप, अगर मैं आपको एक मशीन सेटअप पे जहाँ पे 40 मशीन लगनी है और उस 40 मशीन के ऊपर 40 बंदों ने बैठ के पर मशीन 25 गारमेंट बनाने हैं, वो तो सभी बना लेंगे. द आर्ट इज़ कि आप उन 40 से 1000 की बजाय 1100 बनवाएं. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एफिशिएंसी क्रिएट यहाँ पे करती है. HR रोल यहाँ पे प्ले करता है कि आप इंटरनली 3 लोग बैठे हुए हैं, दे आर, मैं अब सर्विस से रिलेट करूँगा. सो 3 लोग बैठे हुए हैं, दे आर स्टिचर्स. आप उन तीनों को ही फिटर और फोल्डर की ट्रेनिंग दें, ताकि जिस दिन मेरा फिटर फोल्डर नहीं अवेलेबल, स्टिचर के पास वर्क नहीं है, स्टिचिंग में इनपुट नहीं है, वो यहाँ से उठे और वो वहाँ जाके काम करे. इसके लिए HR हैज़ टू स्टेप बैक, पार्टनर विद द कंपनी, जो कि अभी आई एम एक्चुअली प्लानिंग इन फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनते हैं. सो इंस्टेड of hiring an unskilled labor and putting them on the lines directly, affecting the quality, creating the rejection rate high, hitting the bottom line. अब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएं. सो अभी प्रोडक्शन वाले भी यही कह रहे हैं कि यार हमें स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए. सो आप क्या करें, उन 100 में से 50 अनस्किल्ड आएंगे, उनको आप 2 दिन के लिए स्किल सेंटर में भेज दें, ट्रेनिंग सेंटर में भेज दें. वहाँ से वो ट्रेन होके हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने में कोर्स है, या हाफ कर लें. सो वी यूज टू डू इन यूज अपैरल. अब हाफ डे उनकी स्किल पे ट्रेनिंग करते हैं और हाफ डे जाके वो मशीन पे अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं. सो यू इम्प्रूव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी जो कि फिनिश प्रोडक्ट निकली है. एंड दैट अल्टीमेटली गो नॉट ओनली हिट द वॉल्यूम, क्योंकि कंपनी का एक टारगेट ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम भी होता है, बट ऑल्सो इंक्रीज़ द प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज जितनी आपका रीवर्क कम होगा, आपकी रिजेक्शंस कम होंगी. ये डायरेक्ट कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ. इनडायरेक्ट कॉस्ट इज़ ओवर टाइम.
सो अगर आपकी रिजेक्शन है तो वो 8 घंटे में तो नहीं पूरी होगी ना। उसने तो पहले 400 पे 8 घंटे में बना दिए, वो कहेगा इन 400 में से 10 को सीधा करना है तो मैं घंटा और बैठूंगा। सो इट गोज़ बैक टूवर्ड्स, घूम फिर के बाद जो है ना वो HR पे आ जाती है। ठीक है। सो दिस इज़ द मैटर कि हम उसको समझें कैसे, इट्स हाउ वी रिलेट। सो आई वॉज एक्चुअली रेफरिंग के आपके जो डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, वॉल्यूम है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, दैट ऑल समहाउ समवेयर रिलेट टू ईच डिपार्टमेंट। अब जब हम प्रोडक्शन में हैं, क्वालिटी में हैं, फाइनेंस में हैं, सो वी एज एन ह्यूमन हमारा फोकस हट जाता है, हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, हम प्रॉब्ली सिर्फ एक ही तरह पे फोकस कर रहे होते हैं, ओनली वन साइड ऑफ इट। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हम जब ऑब्जेक्टिव सेटिंग की एक एक्सरसाइज करते हैं, सो अगर मुझे बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सो दिस इज़ माय सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेटिंग के अंदर वी आर एक्टिवली इंगेज्ड। उसकी वजह क्या है कि लोगों का जो फोकस है वो अभी प्रोडक्शन ओरिएंटेड एनवायरनमेंट की तरफ है। वो इस चीज़ को प्रॉब्ली रिलेट नहीं कर पाते कि हमारा जो रोज़मर्रा का काम है, इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिज़नेस, इट्स बॉटम लाइन, इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। और हम अगर हर डिपार्टमेंट कुछ पोर्शन बचाना शुरू कर दे, सो अल्टीमेटली द ऑर्गेनाइजेशन विल जो प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स तो आपके दे आर फिक्स्ड, आपको बिजली का बिल आना है, आपने तनख्वाह देनी है, आपने गैस पे करनी है, आपके मल्टीपल खर्चे वो तो होने ही होने हैं। सो देर आर सर्टन इंसिडेंट्स जहाँ पे आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे HR का रोल एक्टिव हो जाता है कि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। सो आई एम श्योर आप लोगों ने वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव वाली बात बड़ी नॉर्मल सुनी होगी। हर दुनिया जी प्लीज़। I would like to ask something. You are an HR business partner, right? Now you went to an organization which have stakeholders, shareholders, top management, middle management, labor, and external partners from whom you are taking the resource. Fine. You come up with 3 variables like quality, production, and cost efficient. This is what you come up with the 3 final objectives. And for this, your current 14% payroll is your variable cost. And 25% is already being increased due to the regulatory environment. Now you propose that you need restructuring, operational excellence in Six Sigma within the organization. And this cost benefit analysis is feasible. And you want to also inculcate training and development. So now the thing is, how would you rationally convince all these stakeholders, keeping aside the politics, and then we have limitation like according to Transparency International reports, the current labor under management, they are constantly increasing in the rate of corruption and non-efficiency. And then the thing is the quality of education in emerging market, we are in emerging market, and the quality of education is not as per the required industrial standard. Now this is the scenario, and you have to move within the management, and you have to convince them as well, and you have multiple stakeholders. Do you think would they listen to a new HR business partner? Yes. Already this whole Labor cost is increasing, एजुकेशन लेवल इज़ गोइंग डाउन, इट्स एटलीस्ट अगर वो ऊपर नहीं जा रहा तो वो बढ़ भी नहीं रहा, ठीक है। आई टोटली एग्री विद दैट। दिस इज़ वाई आई सेड 2 डिफरेंट थिंग्स। सो मैनेजमेंट को जो डिफरेंट साइड ऑफ द पे आउट है या डिफरेंट साइड ऑफ द इम्पैक्ट, सो जनरली व्हाट वी सी इज़ व्हाट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड ओवर हेयर। दिस इज़ माई 3000 का मेरा हेड काउंट है, उसके ऊपर 25% इंक्रीज़ लगाया, मैं यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। वन इज़ द डायरेक्ट कॉस्ट, देन देयर इज़ एन इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि कंपनीज़ को बेयर करनी पड़ती है लेबर बेनिफिट्स के मद में आके, प्रोविडेंट फंड हो गया। The problem lies over here, the stakeholders. You see, a shareholder might have a different priority, like I have alliances with my specific groups, I want you to work over there, and I want you to hire people from there. Or I have these specific people over here. The top management, the CEOs and board of directors, they might be aligned with you 80%, but then there's a conflict of trust between shareholders and top management, and shareholders are more strong than the top management. Then comes the middle management. They have different priorities, right?
and then they come labor, and then there are already external partners, the vendors who are already giving you resources whom you are already working. When you will do all these things, this all restructuring would change. Okay. Do you think the organization or all these pressure, how do you handle Okay. that? So मैंने आपको so the thing that I have explained is it is an actual scenario. So a certain set of pattern was running in the organization for the last many years, जहाँ पे एक set pattern के through लोगों को increments दिए जाते थे. There were multiple occasions जहाँ पे वो increments define किए हुए थे. So when I landed in मैं स्टेक होल्डर से शुरू करता हूँ. सो when I landed in, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि when I landed in तो I just studied कि what is actually happening. Okay, and the easiest part was कि जो increments या raises propose हुए थे, जो जिस तरह से होते जा रहे थे, I would have let that happen and say कि okay fine, we'll see it in the coming year. That was the easiest part for me, क्योंकि वो payroll process हो जाना था और वो सारी चीज़ें चल जानी थी, and that I would have gained some time out of it. So there comes my role, जहाँ पे I have shown the other side of the picture to the management, where you are going to inculcate or incur this X number of X amount of cost at this point in time, and when we land in January or next July, we are again going to incur such cost. We probably might not have this much raise, because ये जो 25,000 का रेज हुआ 25%, दिस इज़ एन एबनॉर्मल थिंग, जो कि जनरली 10 या 12%, जनरली 10% होता है. आप पिछली हिस्ट्री देख लें, 12.5 से 15, 15 से 17.5, 17.5 से 20 पे आया. मैं अभी सिर्फ लेबर की बात कर रहा हूँ आपके साथ, मैं मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा आपके साथ, क्योंकि वी कंप्राइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेबर इंटेंसिव एनवायरनमेंट में लेबर ही ज़्यादा होती है. सो द ईजिएस्ट पार्ट वॉज के द ओवरऑल इम्पैक्ट that was coming somewhere around 24%, because उसमें different skills होती हैं. There are 5 skill levels, so 24-25% के पास overall impact आ रहा था, जिसके बाद company had been doing in past कि वो next year round जब annual appraisal होते थे तो फिर एक और cost incur करती थी, कहती थी ये statutory compliance है और ये मेरे increments हैं. ठीक हो गया. So A+B equals to AB बन जाता था. ठीक है. सो वो AB कॉस्ट जो है वो बड़ी होती थी. फिर क्या होता था कि आज अगर मैं 10 रुपये पे बैठा हुआ हूँ, मुझे आपने 10% इंक्रीमेंट दिया है, तो मैं 11 रुपये पे चला गया हूँ. जब आप मुझे जनवरी में जाकर इंक्रीमेंट देंगे तो 11 रुपये के ऊपर देंगे, तो देयर इज़ अनदर इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन दैट. ठीक है. सो आई डिड अ सिंपल थिंग, ये मैं आपको एक्चुअल सिनेरियो बता रहा हूँ. सो आई डिड अ सिंपल थिंग, आई मेड अ कॉस्ट एनालिसिस कि आज मेरी लेबर बैठी हुई है 100 रुपये पे, मैंने उसको 25% रेज दे के 125 पे चला गया. दैट इज़ अ स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस. डन. व्हेन वी लैंड इन जनवरी, देयर वाज अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि वहाँ पे दोबारा इंक्रीमेंट लगता है. 10%. सो 125 के ऊपर 10% लगा तो मुझे मज़ीद 137,000 या 5% पे लैंड करना पड़ा. ठीक हो गया. सो आई गेव देम अ पिक्चर कि आप उस वाले इंक्रीमेंट को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं. या आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप मैनेजमेंट. मेरी इंटरेक्शन होती है टॉप मैनेजमेंट से. सो आई टोल्ड देम दिस इज़ वन साइड, वी टेक दिस हिट एंड वी गो, we absorb this, we have budgeted this, थोड़ा सा बजट ऊपर नीचे करना पड़ेगा, we have budgeted this figure, we go down the lane 6 months and give increment to all the population once again. That is average 10%. Okay? That is one side of the cost. But the other side is, there are certain areas in this particular structure that needs to be revised. For example, मैं understanding के लिए बता देता हूँ. So there are certain skills that are not adequately mapped with the gazette. So for example, अगर मैं कुक हूँ, मैं अनस्किल्ड में आ सकता हूँ, मैं कुक अनस्किल्ड में नहीं बैठा हुआ, या मैं कुक सेमी स्किल्ड कैटेगरी में नहीं बैठा हुआ. आई एम इम्पार्क्ड इन सम अदर कैटेगरी विच इज़ हैविंग एन एडिशनल कॉस्ट इम्पैक्ट टू मी. सो मैं अपने उस स्ट्रक्चर में जिसमें 5,000 वर्कर्स मौजूद हैं, उसको रिव्यू करूँ, जिसमें देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ एटलीस्ट 20% कि मैं स्ट्रक्चरल चेंजेस करके, उनकी एडजस्टमेंट करके, उनको सही मैप डेजिग्नेशंस के साथ या कैटेगरी के साथ मैप कर सकता हूँ. व्हेन आई डू दैट, मुझे ऑब्वियसली टाइम चाहिए. सो आई सेड कि वन पॉइंट इज़ कि मैं आप लोगों को इफेक्टिव 1 जुलाई इंक्रीमेंट दे दें. सेकेंड इज़ कि वेट करते हैं, लेट मी डू द वर्किंग. हम इन तमाम डेजिग्नेशंस को रीअलाइन करते हैं जहाँ पे एक गज़ट के हिसाब से मैप होती हैं. सो समवन वर्किंग इन टेक्सटाइल कैन मे बी रिलेट टू इट. टेक्सटाइल इज़ वेरी रिफॉर्म्ड इन दिस. आपकी जो स्किल है वो बहुत एडिक्वेटली मैप होती है इन टेक्सटाइल.
एट टाइम्स लेबर डिपार्टमेंट को ये भी बताता है कि ये वाली स्किल नहीं लिख है इसके अंदर, आप उसके अंदर ऐड कर दें, ये सेमी स्किल कैटेगरी, हाँ, सो ये सेमी स्किल में ऐड कर दें, ये स्किल कैटेगरी ए में ऐड कर दें, ये हाईली स्किल्ड ए के अंदर ऐड कर दें। यहाँ पे उस तरह से प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। सो वी एग्रीड कि हमने जो 25% के ऊपर 10% जाके जनवरी में हिट लेनी है, हम 25% के ऊपर आज ही नंबर 1 स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्किल अलाइनमेंट एंड एडिशनल 2 to 3%, बिकॉज जो वर्कर लेवल है वहाँ पे आपको रेस कितना देना होता है, 1500 से बहुत ज़्यादा मैं फिगर बोलने लगा हूँ 3000, दैट इज़ द हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि आपने सीनियरिटी, आप यू आर अ फिटर, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप इलेक्ट्रिशियन का कोर्स अभी करके आए हैं, सो मैं आपको सेमी स्किल्ड में रख लेता हूँ, लेट्स यूँ, सो मैं आपको 28,253 रुपये दे दूँगा, डन हो गया। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, सो मुझे तो 28,000 पे नहीं होना चाहिए, आई शुड आइडली बी एट 32, 33, 34, 35। तो ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आज ही वो हिट ले लेते हैं। सो आई टोल्ड द मैनेजमेंट कि लेट्स टेक दैट हिट टुडे, आज एक कड़वा घूंट पीते हैं, हम उस 10% को जो आपने जनवरी में जाके देनी है, लेट्स कर्टेल मे बी 5%, मैं कहता हूँ आप उसमें से 5% निकाल लें, आज ये हिट ले लें, एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट इंक्रीमेंट साइकिल जो कि जुलाई में जाके होगा। सो द बिजनेस हेड वाज सोल्ड टू दिस आइडिया। Okay, but now you're talking about on rationality in economics. This works on rationality and numbers, right? The top management might be, they have to generate numbers and they have to produce numbers, and you are coming up with good formula and which is feasible as well. I buy it, like they are buying it. But then at the end of year, June end, there is a shareholders board of director meeting, and in that there is a board of director who have influence and who have more shareholding than the rest of management. He raises the objection, I don't want the structure to be changed. No, they cannot. So okay. So in मुझे बाकी organizations का I cannot comment about it, but I can comment for my organizations. So वो structural change वो क्यों नहीं लेगा? So let's debate on that. वो structural change क्यों नहीं लेगा? Is that structural change going to impact the production? No. It's a culture and it's a mindset. You see, they have people, specific people, they don't want them to be. No. There are no specific people. There are no specific. This is general labor. Okay. They are hired on daily basis. There are people who are working for the company for the last 30 years. Management as well. मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। सो स्टेक होल्डर्स, आप, मैं आपसे कहता हूँ ओनर्स, ठीक है। सो मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पे आप ओनर हैं कंपनी के और मैं आपसे कहता हूँ कि सर आज आपके 10 रुपये लग रहे हैं और इस 10 रुपये लगने के बाद आपको 5 रुपये और देने हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 10 की बजाय आज 12 रुपये यहाँ पे लगा लें, सो विच वन यू विल पिक, एंड आई विल गिव यू द श्योरिटी कि आपकी ना प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगी, ना आपकी लेबर इम्पैक्ट होगी, बल्कि वो आज की तारीख में खुश होंगे। So something they are going to get in January, you give them right now and tell them कि अब अगले साल इसी वक्त पे आपको मिलेगा, because this is what is happening in the industry. हम इंडस्ट्री से डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे थे। So the stakeholder, the owner, the Seth will save that 3 rupees. Because I agree with you on the base of numbers, but I have also seen their people, I have also seen them, they hire very expensive cost accountants, and those who are industry consultant as well. Even when the accountant explains everything and they agreed, that person sitting on the head, he was not willing to agree कि मैं 10 साल से गलत कर रहा था, या मैं उलट चल रहा था, या मैं डिफरेंट चल रहा था, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरी से खराब हो गई। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ, देयर आर पीपल, देयर आर बिजनेस ओनर्स जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी बात नहीं मानते। वो कहते हैं यानी मैं टैक्स सही पे कर रहा हूँ, ठीक हो गया। बट HR डज़ नॉट वर्क इन दैट वे, बिकॉज HR का डायरेक्ट लिंक होता है लेबर के साथ। लेबर टैक्स आपने साल में 1 दफ़ा देना, सैलरी आपने महीने में साल में 12 दफ़ा देनी, ठीक है। दैट हैज़ एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ सिंगल ओनर, आई कैन रिलेट टू आवर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ सिंगल ओनर जिसको आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दिया हो कि आप मुझे ये वाली परसेंटेज आज दें, मैं इस परसेंटेज में से भी आपको 1% सेव करके दूंगा और फिर मैं आपसे अगले साल जुलाई में आके पैसे दोबारा मांगूंगा। आई हैव नॉट कम अक्रॉस इन माई 13 years ऑफ HR एक्सपीरियंस कि वो मुझे कहेंगे नहीं जो हम कर रहे हो सही करो। सो देर इज़ ऑल, इसलिए मैंने आपसे अभी इस डिस्कशन में भी आई सेड कि व्हेन वी आर डूइंग तो हमारा फोकस चेंज हो जाता है। इट्स नॉट दैट दे आर नॉट वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The company might be generating profits for overnights, but there are certain areas जहाँ पे we become complacent। हमें वो, अभी आपने एक बात करप्शन की भी की, मैं उस पर भी आता हूँ अभी।
सो देर आर सर्टन एरियाज वी बिकम कॉम्प्लेसेंट, वी से ओके फाइन, ये तो सही चल रही है, इसमें चेंज की क्या जरूरत है, बिकॉज देर इज़ नो वन टू टेल देम देर इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग इट। मैंने इस सेशन के शुरू में आपसे एक बात ये की थी कि हम सारे एक जैसे हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर आपको इससे डिफरेंट, मुझे आपसे डिफरेंट कर देगा, ठीक है। सो द सेम थिंग हैपेंड देयर। आई हैड बिन डूइंग दिस थिंग इन आर माई प्रीवियस कंपनी फॉर मोर देन 3 years, जहाँ पे हमने ना सिर्फ स्किल्स को एडिक्वेटली मैप किया हुआ था, बल्कि उन स्किल्स के ऊपर एक डिफ्रेंसिएशन। सो आप एक एक्सपीरियंस बंदे से सेम सैलरी पे बैठे हों, आप जल्दी नौकरी छोड़ के जाएंगे, रादर दैट कि मैं आपको इनकी बजाय इनको 28 पे रखूँ, आपको 32 पे रखूँ। लेकिन लेबर के अंदर इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 7 years मैं लेबर के साथ डील कर रहा हूँ। आप उनको 500 रुपये का डिफरेंस भी दे देंगे ना, दिल गो होम हैप्पी। वाई? मैं आपको उसकी रीज़न बता देता हूँ। वो 500 आपके लिए 500 है, उसके लिए वो 500 प्रोविडेंट फंड में भी जा रहा है, उसके लिए वो 500 उसके बोनस में भी जा रहा है, उसके लिए 500 उसके ओवर टाइम में भी जा रहा है। सो देर इज़ एन इनडायरेक्ट साइकोलॉजिकल कनेक्शन विद दैट 500। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ 500 देते नहीं, लेकिन डिफरेंस ज़्यादा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर रियल टाइम एक इलेक्ट्रीशियन अगर 28,000 पे हायर होता है, तो जो एक्सपीरियंस है वो 40,000 पे बैठा होता है, ठीक है। सो इफ़ यू, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्चुअली फेवरिंग माई एम्प्लॉयज़। सो दिस यू हैव क्रिएटेड अ वेरी गुड सिनेरियो। सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे मैं एक ब्रिज बन गया हूँ। मेरी अगली स्लाइड पे आना, मैं ले ही आता हूँ वैसे उसको। हाँ जी, यस प्लीज़। एक्चुअली जो मेरे ख्याल में क्वेश्चन था उसमें ये भी था कि रेजिस्टेंस जो है वो मैनेजमेंट की एक्चुअली उसको कैसे डील करना है। एक्चुअली ये जो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, हमने सबसे पहले हमने ड्राइविंग फोर्स देखनी है वो क्या है। अच्छा, अगर आज से हम स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करें, फुटवेयर इंडस्ट्री की, तो शायद आज से 10-15 साल पहले अगर हम सर्विस में ये बात कर रहे थे शायद पॉसिबल था, इन्हें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती। अच्छा, अब वहाँ पे जो सबसे पहले ड्राइव आई है वो उनके अंदर से आई है, क्योंकि वो ग्रुप ब्रेक हो गया। अब कंपटीशन उनका आपस में हो गया। इसके अलावा जो कंपटीशन है वो इटसेल्फ इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है कि आपको इतने ज़्यादा ब्रांड है, सिर्फ सर्विस से बाटा आपस में कंपटीशन। यस, देयर आर 6 to 7 more brands। अब कंपटीशन जो दूसरी ड्राइविंग फोर्स है वो कंपटीशन है। थर्ड जो होता है ना कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं एक्चुअली वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आपने कोई भी चेंज लानी है, स्ट्रक्चर चेंज करनी है, करना है। अब जितनी भी कॉस्ट रिलेटेड ये फैक्टर्स हैं, फर्दर कॉस्ट इतनी इंक्रीज कर दी है, इस वक्त कोई भी रेजिस्ट करने के मोड में नहीं है। अल्टीमेटली उसको उसका बियर करना पड़ेगा, फैक्ट बियर करना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और मेरे ख्याल में पर्सनली मैंने, क्योंकि मैं सिस्टम डिप्लॉयमेंट साइड पे रहा हूँ, प्रोडक्शन में वो सिस्टम डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ा चैलेंज होता था। मगर जहाँ भी हम देखते थे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मैं अपनी टीम को फॉर ही कहता था दैट्स अपॉर्चुनिटी, इसको यूटिलाइज करो, फॉर डिप्लॉयमेंट में करें। क्योंकि वो उस वक्त सारे के सारे ना वो उनकी कोशिश होती है कि यार हम ना इसका पार्ट बन जाए, विक्टिम ना बन जाए इस चीज़ का। तो ये मल्टीपल ड्राइविंग फोर्स है जो की पोजीशन पे लोग होते हैं, चाहे वो एचआर की चेंज ला रहा है या कोई और चेंज ला रहा है, उन्होंने सिर्फ देखना होता है कि इस वक्त चेंज की ड्राइविंग फोर्स क्या है और मैंने स्ट्रेटजी क्या इम्प्लीमेंट करना है। ये चेंज होती रहती है। सो वो जो किसी ने कहा था ना 100 सुनार की 1 लोहार की, सो HR स्ट्राइक्स व्हेन एवरीवन हैज़ ऑलरेडी टेकन देयर स्ट्राइक। सो थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग 1.5 month दैट आई स्पेंट देयर, जिस तरह से प्रोसेस चल रहा था ना, आई सेड लेट इट हैपन। I had been absorbing it. So the one fine day, I got an opportunity. The business head said कि मुझे वो cost दिखाएं. So I told them, and very decently I said there is another side of it. मैंने कहा वो क्या? So I told कि my suggestion is, in my humble suggestion, this is the cost you are going to bear right now, and you are going to incur another cost. Okay, so there was a resistance. अच्छा, हमने तो पता नहीं बजट ही नहीं रखा हुआ उसके लिए। मैंने कहा ओके फाइन, मैं आपसे ज़्यादा तो मांग ही नहीं रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूँ 2%। सो फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी हैविंग पेरोल ऑफ 250 million, उसका 2% इज़ एन hefty अमाउंट। इट्स अ hefty अमाउंट। आई हैव बीन डीलिंग विद कॉम्पनसेशंस। मुझे आप 1000 बंदे के लिए 15 लाख रुपए दे दें, मैं आपको इतना डिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाऊंगा ना उसके अंदर। मुदस्सिर इज़ एन विटनेस टू दैट। आ गया मॉडल यार। So we developed in the pharmaceutical, we developed a rationalization model, salary rationalization model, in which जो मैंने एक शुरू में बात की थी, so each line manager is an HR manager. So मैंने एक मॉडल बना के with the support of my boss, we developed a rationalization increment model. वो बना के मैंने इन लोगों को दे दिया था. So Mudassir was the line manager. So we worked in an organization where Mudassir was heading ERP and I was heading rewards. So I developed a line model. There was the same concern. The CEO was not allowing us an increase of the percentage we wanted. But I sold to the CEO
गिव मी दिस परसेंटेज, आई विल रिवर्ट बैक विद द सेविंग्स। मैंने कहा हाउ? मैंने कहा गिव मी अ वीक्स टाइम, आई विल कम विद अ मॉडल। सो उस स्पेसिफिक मॉडल के अंदर आई शोड हिम द मैक्सिमम दैट कैन गो and the bare minimum that we can achieve, and honestly speaking we fixed many problems out of that, and even then I know as a matter of fact I saved out of that model। मुझे exactly याद है 4.2 million annually I saved, and I documented it कि with the help of this rationalization model where we have fixed the challenges, salary के increments मिले, जैसे 50% तक increments मिला, remember? HR people has to be very good in number, उसके बगैर चल ही नहीं सकता। सो आपने सो लेट मी गो बैक टू माई ग्रेजुएशन। सो माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम अ फाइनेंस प्रोफेशनल। आई सेड नो, मैं बैंक की नौकरी नहीं कर सकता। आई एंडेड अप डूइंग HR, एंड 2013 आई एंटर्ड इन कॉम्पनसेशन, एंड देर इज़ मोर नंबर्स इन HR, क्योंकि फाइनेंस वाले तो फिर अपनी डिग्री की बेस पे कन्विंस कर लेते हैं ना, वो कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहा तो सही कह रहा होगा। तो HR को तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग चाहिए। सो वेन एवर आई सिट विद माई CFO इन एनी ऑफ माई जॉब, इफ़ द CFO सेज येस दिस पर्सन इज सेइंग राइट, दिस मीन कि आपने वो मैदान जीत लिया। ठीक है। सो आई रिमेंबर फारूक साहब्स कमेंट। सो व्हेन आई प्रेजेंटेड दैट मॉडल इज़ नथिंग बट अ ब्रेन स्टॉर्मिंग। आई प्रैक्टिस वो पता नहीं, वो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन पहले भी किया हुआ है, बट यहाँ पे विलशायर में जब हमने किया था तो दैट वाज वेरी परफेक्ट। सो दैट वाज द कमेंट ऑफ अ CFO जो मुझे आज तक याद है। ये सेड कि यार तुम फाइनेंस में आ जाओ ये तो तुमने फाइनेंस वालों के काम कर दिया। सो इफ़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज सेइंग टू एन HR, दिस मीन्स नंबर्स इन HR मैटर्स अ लॉट। सो फाइनेंस वालों ने प्रॉब्ली ये बताना होता है कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना फ़ायदा होगा, HR वालों ने बताना है कि ये करेंगे तो इतने पैसे बचेंगे। सो वी हैव टू सेव द कॉस्ट। अच्छा, मैं एक इनका सवाल था करप्शन। सो येस, व्हेन यू डील विद लेबर देयर इज़ अ हेल अमाउंट ऑफ करप्शन। सो with the support of our industrial engineering department in my previous organization, we had developed a very robust system जहाँ पे पेमेंट सुपरवाइज़र से शुरू होके HR में लैंड करती है। So there is a barcode system that we implemented. There is another step to it, RFID system, जहाँ पे हर ऑपरेटर मशीन पे बैठा हुआ अपना बारकोड स्कैन कर रहा होता है। मुदस्सिर कैन रिलेट टू इट, वो बारकोड स्कैन कर रहा होता है एंड ही डज नॉट नो कि उसके कितने पैसे बन रहे हैं ऑटोमेट कर दिया टिल द टाइम ही गेट्स हिज सैलरी स्लिप बिफोर द सैलरी डिस्बर्समेंट। तो बहुत करप्शन थी, है भी, होती भी है। तो एक और फॉर्म ऑफ करप्शन आपको बता देता हूँ। आप सुपरवाइज़र हैं, ये स्टिचर है, मैं हेल्पर हूँ, ये नहीं आया तो आप बैठ के मशीन पे वो लगा रहे हैं और आप इसके कोड स्कैन करे जा रहे हैं, वो हम पकड़ लेते थे। कैसे पकड़ते थे? बिकॉज ये तो अटेंडेंस ही नहीं लगी इनकी। आज क्लास में तो रोल नंबर याद आ गया। आज एम्प्लॉय नंबर 3429 इज़ नॉट प्रेजेंट, सो हाउ डज़ द कोड्स आर बीइंग स्कैन्ड। वो सिस्टम हमारा ERP ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप कर देता था। वो अटेंडेंस से उठाता था, वहाँ पे एब्सेंट था, वो जो कोड्स थे वो स्कैनिंग में जाते थे बट दे डिड नॉट रिफ्लेक्ट इन द पेमेंट। हम हर महीने की तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए की सेविंग करते थे। सॉरी, यस, जितने लोगों के ओवर टाइम बनते हैं ऐसा ही है। ओवर टाइम इतनी तनख्वाह नहीं होती जितना वो ओवर टाइम लेके जा रहा होता है। उसको कहते हैं भाई ये क्या किया इसने, वो पता चलता है कि इसके खाते के कोड उसमें डले हुए हैं। सो करप्शन बहुत है। सो एवरीथिंग ये मैं आपसे इतनी बातें कैसे कर रहा हूँ, मैंने टेक्सटाइल का स्ट्रक्चर समझा हुआ था। सो एनी पर्सन फ्रॉम द प्रोडक्शन केम टू मी, he'll डिस्कस द रेट्स विद मी, आई विल नो कि अच्छा ये जो लूप लगना है इसका रेट मैक्सिमम क्या होगा। वो मुझे क्यों पता था? बिकॉज बाय वर्चू ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन द ऑपरेशंस मुझे बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। ठीक है। एंड व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माई बिजनेस हेड, सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रेट्स की जो रिवीजन थी वो भी मेरे पास थी। सो पीस रेट पे काम करते हैं जनरली टेक्सटाइल के अंदर। सो एज मच एज पीस यू हैव मेड, यू मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, 30 पैसे है, 90 पैसे है, 1 रुपये 10 पैसे है। सो जो पीस रेट्स है उसकी रिवीजन भी HR के पास थी। फॉर वाई?
बिकॉज HR विल गिव बोथ पिक्चर्स। HR ये बताएगा कि इस ऑपरेशन की एवरेज अर्निंग सही बन रही है, तो ओके फाइन, रेट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। देर इज़ अनदर चैलेंज, इसका मतलब है अगर एवरेज अर्निंग नहीं बन रही है तो फिर देर इज़ इशू इज़ समवेयर एल्स, ठीक है। अगर तो एवरेज अर्निंग नहीं बन रही तो HR जाके जस्टिफाई करता है बिजनेस हेड को कि दिस इज़ द रीज़न वी नीड टू इंक्रीज दिस रेट। आपका क्या इन योर गुड ओपिनियन ये जो इंक्रीमेंट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन अ सॉलिड HR ऑर्गेनाइजेशन, HR गोज एंड सेल टू द CEO, इट्स नॉट द फाइनेंस। फाइनेंस आपको बताता है कि बजट कितना है। Labor oriented organization. Any organization, even I talk about Fatma Group, Fatma Group, service sales, Descon. I have devised multiple increment proposals जो कि HR ने CEO को present किए थे. The only thing that got vet by finance, by the CEO through finance was the budget. क्योंकि I exactly remember we start from the economics, inflation rate, and we present multiple models to the CEO कि ये increments होने चाहिए. इस दफ़ा मुदस्सर, you remember we did stagger incremental part, so your performance increases you get the higher increment, your performance decreases you get the lower increment, and this is one way of managing it. So business partnering, वो आप थ्रू डिस्कशन हम इतनी वो आगे निकल गए, आई एम श्योर स्लाइड सारी कवर हो गई होंगी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जब तक मेरा होल्ड बिजनेस पे नहीं होगा मैं ना अपने, बिकॉज इन अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड एनवायरनमेंट यू कैन नॉट फाइट विद प्रोडक्शन अनलेस अंटिल यू हैव अ सॉलिड ग्रिप. सो आई हैव वर्कड इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे प्रोडक्शन हेड यूज टू बाय आवर ओपिनियंस. इट वॉज अ गिव एंड टेक. ओके अच्छा चलें ये वाला काम कर लेते हैं, ओके फाइन, हम ये वाली लिवरेज इस दफ़ा दे रहे हैं बट दैट पर्टिकुलर पैटर्न विल फॉलो, वो पॉलिसी नहीं हो सकती. सो दिस इज़ हाउ यू सपोर्ट. देखें HR ने जाके गारमेंट्स नहीं बनाने, HR ने जाके शू स्टिच नहीं करने, HR ने जाके आइसक्रीम जिस तरह यूनिलीवर की बात करें तो नहीं बनाना, HR ने जाके यूरिया नहीं बनाना. HR ने एक फैसिलिटेटिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना है. सो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक एम्प्लॉई सुबह उठ के दरवाज़ा क्रॉस करके जब आता है, सो इफ़ HR गिव्स अ सेफ़ एनवायरनमेंट, इसलिए मैंने भी कहा कि HSE भी मेरे पास है. सो HR गिव्स अ सेफ़ एनवायरनमेंट, मशीन के ऊपर बैठा हुआ बंदा सेफ़ एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, सेफ़ कंडीशन में काम कर रहा है, एंड एंड ऑफ द डे उसके जो राइट्स हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, उसको तनख्वाह टाइम पे मिलती है, उसको बोनस टाइम पे मिलता है, उसको ओवर टाइम सही मिलता है, उसको छुट्टियां टाइम पे मिलती हैं, या उसके जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो उसको टाइम पे मिलते हैं. तो एंड ऑफ द डे किसका फ़ायदा हो रहा है? एम्प्लॉई का एंड द ऑर्गेनाइजेशन. जी मतलब सर आप इस पर कुछ पूछना चाह रहे थे? यस. ओके यस. सो HR डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? एनीवन मुदस्सर के अलावा? ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म की होती है और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए सेशन प्लानिंग के लिए होती है. बिल्कुल ठीक है. डेवलपमेंट साथ-साथ रहे. ठीक है. ट्रेनिंग आप लेते हो, दैट विल बी वन डे टू डे. Yes. डेवलपमेंट को साथ-साथ यस. सो ट्रेनिंग मैं उस चीज़ की कराता हूँ जो स्किल मेरे पास अवेलेबल नहीं है. डेवलपमेंट मेरी उस चीज़ की, फॉर एग्जांपल एज अ मैटर आई नो मुझे ERP का मॉड्यूल एक आता है, मुझे अगला मॉड्यूल सीखना है, दैट इज़ डेवलपमेंट. सो HR डेवलपमेंट एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर आ रही होती है, जहाँ पे वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड आर एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ और स्किल्स, वहाँ पे डेवलपमेंट. ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट साइड. वो आप एक पैटर्न से उठ के दूसरे पैटर्न में जा रहे होते हो. फॉर एग्जांपल पहले आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाते ही नहीं थे. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कि आप वन फाइन डे एग्री करें मैनेजमेंट के साथ एंड स्टार्ट डूइंग ट्रेनिंग नीड एनालिसिस. सो दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन. आपके पास एक प्रोसेस था ही नहीं, यू क्रिएटेड दैट प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू हिस्ट्री. सो डेवलपमेंट इज़ फॉर द एग्जिस्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नेक्स्ट प्लेस. ठीक है जी. एंड देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन ऑफ इट. हैविंग सेड एवरीथिंग, क्योंकि इट इज़ एन आर्ट. यू कैन, इस तरह आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया.